आज हम फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक के साथ, जो कंसेप्ट है फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, और मार्केट मतलब जहाँ बाय और सेल हो। तो मतलब फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहाँ पर मनी का, पैसे का बाय और सेल हो। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी पहले। फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ लिंक बिटवीन दी सेवर्स एंड बोरोवर्स। मतलब फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है, एक ब्रिज है सेवर्स एंड बोरोवर्स के बीच में। मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है और जिसके पास डेफिशिएट है पैसों की, उनके बीच में ये एक ब्रिज का काम करती है, उनका एक लिंक बनाती है। द मार्केट ट्रांसफर्स द मनी और कैपिटल। जो ये मार्केट है, जो एक तरह का ब्रिज है, वो मनी, पैसा और कैपिटल मतलब मनी, फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी, जिसके पास पैसों की कमी है, टू दोज हु आर नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके पास डेफिशिएट है, उसको ट्रांसफर करती है। जनरली द इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड सरप्लस यूनिट्स। द इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड सरप्लस यूनिट। मतलब इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, सरप्लस में फंड्स होते हैं। और बिजनेस एंटरप्राइज जनरली कहते हैं उनको डेफिशिएट यूनिट्स, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती है, उनको बिजनेस में लगाने के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है। सो फाइनेंशियल मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट है, ट्रांसफर्स मनी सप्लाई फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिशिएट यूनिट्स। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन सरप्लस एंड डेफिशिएट यूनिट्स एंड ब्रिंग टुगेदर दी बोरोवर्स एंड लेंडर्स। मतलब ये दोनों को इकट्ठे एक ही सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। चलो अब हम ये डिस्कस करते हैं। ये जो चार्ट दिया हुआ नीचे, इसमें बिजनेस फर्म मतलब डेफिशिएट, जिनके पास पैसों की कमी है, और उसके नीचे है हाउस होल्ड सेक्टर, जिनके पास सरप्लस पैसे हैं। तो जिनके पास सरप्लस पैसे है, वो बिज़नेस को कैसे ट्रांसफ़र करेगी? उनके पास दो रास्ते हैं, या तो बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। ये दिया हुआ देखो, ये ऊपर की तरफ एरो जा रही है। तो हाउस होल्ड सेक्टर बैंक्स को देता है या फाइनेंशियल मार्केट को देता है। और फिर जो बिज़नेस फर्म है, जो बिज़नेस है वो डेफिशिएट होता है, वो बैंक से उधार लेता है और फाइनेंशियल मार्केट से उधार लेता है। अभी देखो ये दोनों साइड एरो बनी हुई है, मतलब वापसी कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट दे रहे हैं जो उनको। ठीक है, ये हो गया चार्ट का मतलब। अब पढ़ते हैं नीचे। देर आर मेनली टू वेज थ्रू विच फंड्स कैन बी अलोकेटेड। मतलब यही दो तरीके से फंड हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो है बैंक या फाइनेंशियल मार्केट। द हाउस होल्ड्स आर द सरप्लस यूनिट्स में कीप देयर सेविंग्स इन बैंक। जिनके पास सरप्लस मनी होती है, जैसे अपा ही देख लो, जब अपने पास सरप्लस मनी हो जाता है, वो अपा बैंक में जमा कराते हैं एज अ सेविंग और एफडी वैसे। ठीक है। दे में बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम कैपिटल मार्केट। ठीक है। The banks and financial markets both in turn lend the funds to business firm, which is called deficit unit. Banks and financial markets are competitor of each other. Financial market is a market for the creation and exchange of financial asset. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंपटीटर ऑफ ईच अदर। बहुत कंपटीटर क्यों है? क्योंकि पहली बात तो दोनों का एक ही बिजनेस है, पैसा लेना और देना, इंटरेस्ट लेना और देना, जिसकी वजह से दोनों एक तरह दोनों के कॉम्पिटिटर है। कि बैंक चाहता है कि हमारी ग्रोथ हो, और ये फाइनेंशियल मार्केट चाहती है हमारी ग्रोथ हो, इसलिए दोनों एक दूसरे कॉम्पिटिटर है। नीचे क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो एसेट्स होती है, कैश हो गया और ओवरड्राफ्ट हो गया, ऐसे ही एक्सेट्रा हो गए, वो बिल्ड होता है। क्रिएशन या जिसके पास एक्स्ट्रा होता है उनके पास चल जाता है, उनसे ले के जिनके पास डेफिसिट होता है उनको दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम अगले पेज पे आते हैं। अब है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके 4 फंक्शंस हैं। पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज। मतलब जो हमारी सेविंग्स होती है, जो सरप्लस यूनिट्स होती है, हाउस होल्ड होते हैं, जो उनके पास सरप्लस मनी होता है, वो बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू वो अपनी सेविंग्स दे देते हैं, ताकि वो अच्छी तरह चैनलाइज उसके अच्छे हाथों में जा सके, जिनसे उनको अच्छा रिटर्न मिले और जिनको ज़रूरत है उनको मिल सके। इसलिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। फाइनेंशियल मार्केट एज अ लिंक बिटवीन, पढ़ाया था पहले भी, ये एक ब्रिज है जिसके पास ज़्यादा पैसे है और जिसके पास कम पैसे है। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ सेवर्स, जिनके पास सरप्लस है उनसे लेके टू मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब बिजनेस यूनिट्स को देते हैं, जो उसको अपने बिजनेस में यूज़ करती है और प्रॉफिट कमाती है, जिससे इनडायरेक्टली सरप्लस यूनिट्स यानी हाउस होल्ड्स को फ़ायदा होता है।
दूसरा है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। जैसे आपने पढ़ाई होगा डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर में कि जो प्राइस किसी भी कमोडिटी या किसी भी चीज़ का है वो डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे बनता है। ऐसी जो सिक्योरिटीज़ का प्राइस है फाइनेंशियल मार्केट में, जो करंट प्राइस होता है सिक्योरिटी का या किसी भी चीज़ का, वो डिमांड और सप्लाई उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से बनता है। तो बोलो प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स ऑन अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल assets and securities in financial market helps in deciding the prices of various financial securities। ठीक है। अब दूसरा है provides liquidity to financial assets। liquidity मतलब कह सकते हैं कि easily convertible into cash, मतलब ऐसी कोई भी assets जो हम easily convert, इनको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हाईली लिक्विड होती है उसको कहते हैं लिक्विडिटी। In financial markets, financial securities can be bought and sold easily to financial markets, provides a platform to convert securities into cash। मतलब ये है कि आप फाइनेंशियल मार्केट्स में कभी भी बेच सकते हो और कभी भी खरीद सकते हो, जिसकी वजह से हाई लिक्विडिटी होती है फाइनेंशियल मार्केट्स में। दूसरा है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब जो भी सिक्योरिटी जैसे मान लो बैंक्स है और फाइनेंशियल मार्केट्स है, वहाँ पे सारे दिया होता है कि ब्रोकरेज इतनी लगेगी, टैक्स इतना लगेगा, ट्रांजैक्शन टैक्स इतना है। तो जो बायर है मतलब जो डेफिसिट यूनिट है और जो सरप्लस यूनिट्स है, उनको ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करनी पड़ती कि इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना जाएगा, कितना इंटरेस्ट कटेगा, जिसकी वजह से उनका टाइम भी सेव होता है और उनकी कॉस्ट भी सेव होती है जो उनको देनी पड़ती अगर उनको कोई इंक्वायरी लेनी होती तो। ठीक है, ये मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन थे फाइनेंशियल मार्केट्स के। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट है उनको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट्स के दो सेगमेंट है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के भी दो उसमें सब पार्ट्स है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। और जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली होती है, तो उसमें एक ही पार्ट है मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ठीक है, अभी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स मतलब ये भी पहले जो अपने चार पढ़े थे वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले है मूविंग सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड टू कॉर्पोरेट सेक्टर्स। मीन्स जो हाउस होल्ड होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी होता है, उनको नॉलेज नहीं होती इतनी कॉर्पोरेट सेक्टर की कि कैसे पैसे इन्वेस्ट करें, तो वो बैंक्स को दे देती है, जिससे बैंक्स या फाइनेंशियल मार्केट जो कह सकते हैं आप, वो कॉर्पोरेट सेक्टर को देती है जो इन्वेस्ट करती है और पैसा कमाती है। फिर डिमांड एंड सप्लाई फाइनेंशियल मार्केट फिक्स दी प्राइस। डिमांड मतलब जो डेफिसिट यूनिट होती है और सप्लाई मतलब जो सरप्लस यूनिट होती है। आपसी का ताल में जैसे ये हो गया डिमांड सप्लाई का ग्राफ बन के जो ये प्राइस आएगा उसके हिसाब से उसकी एसेट्स की प्राइस फिक्स होएगी। ठीक है, बाय सेलिंग सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट्स एनी टाइम इन्वेस्टर्स कैन कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट टू कैश। मतलब ये जो पढ़ा था अपने लिक्विडिटी का पॉइंट वही सेम आ गया। फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड रेडी इन्फॉर्मेशन सो नो मनी स्पेंड बाय द इन्वेस्टर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब ये फोर्थ पॉइंट जो अपन ने फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ा था, मतलब ये कह सकते हैं कि जो ये ऊपर अपन ने चार फाइनेंशियल मार्केट्स में फंक्शन पढ़े थे शॉर्ट में या उसको इजी वे में, ये कीवर्ड्स है चार। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चलो केस स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्रिएशन मतलब बनती है और एक्सचेंज कर सकते हैं अपन एसेट्स को जो फाइनेंशियली होती है। इट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स विद द इन्वेस्टर्स एंड डायरेक्ट अवेलेबल फंड्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके वो ग्रो होती है, जो हाउस होल्ड सेक्टर होती है जिनके पास सरप्लस होता है वो डेफिशिएट उनको देते हैं और वो इन्वेस्ट करती है और पैसे कमाती है। इट आल्सो फैसिलिटेट्स इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज मतलब फाइनेंशियल मार्केट कह सकते हैं एक तरह से, जो सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स डील करती है। स्टे टू फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म्ड इन अबव केस। अब इसमें देखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट इज क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब एक लिंक है। तो देखो पहले क्या पढ़ा था अपने फंक्शन पे जाते हैं, चलो ये देखो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड, मतलब ये सरप्लस यूनिट से लेके डेफिसिट यूनिट को देते हैं। तो पहला तो फंक्शन इसका ये हो गया कि मोबिलाइजेशन हो गया, और दूसरा देखो इट ऑल्सो फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ईजिली कम परचेज और सेल कर सकते हैं। अब देखो फंक्शन में जाते हैं दोबारा, इसमें देखो
इसमें मतलब प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स कह सकते हैं, मतलब इजीली परचेज और खरीद सकते हैं, मतलब इजीली ये कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प टू सेव टाइम एफर्ट्स एंड मनी दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स वुड हैव टू अदरवाइज स्पेंड टू नो ईच अदर फंक्शन ऑफ व्हाट इज। देखो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प टू सेव टाइम एफर्ट मनी, मतलब कॉस्ट हमारी बच रही है, इनडायरेक्टली कॉस्ट बच रही, तो हम देते तो उसमें कह सकते हैं अपा रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये वाला हो गया। अगर कोई डाउट हो तो मैं आपको लास्ट में अपनी मेल आईडी दे दूंगा, आप उसमें मैसेज करके कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मनी मार्केट। मनी मार्केट हम मैंने कहाँ पढ़ा था, आपको पीछे चार्ट पे लेके जाता हूँ मैं। मनी मार्केट कहाँ पढ़ा था, मनी मार्केट पढ़ा था। फाइनेंशियल मार्केट के दो थे, कैपिटल और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट अपन कह सकते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, और मनी मार्केट कह सकते हैं अपन शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। ठीक है, अब मनी मार्केट पढ़ते क्या है। मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, जो बहुत कम समय के लिए ली जाती है फंड्स, मतलब लेस देन 1 ईयर, अप टू 1 ईयर लिखा ही दिया आपको। जनरली मनी मार्केट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो कैपिटल, जो पैसे हमको डे टू डे वर्किंग ऑफ कंपनी के लिए चाहिए, वो होती है वर्किंग कैपिटल। The transaction of money markets include lending and borrowing cash for a short period of time, and also sale and purchase of securities having 1 year term of which get redeemed with 1 year period। मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर हम उसको वापस कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं, सिक्योरिटी को जली होती है। ठीक है, मनी मार्केट इज़ नॉट अ फिक्स जोग्राफिकल एरिया, मतलब ये एक फिक्स जगह नहीं है, मतलब कहीं भी हो सकती है मनी मार्केट, जरूरी नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक प्लेस हो, बट इट कंस्टिट्यूट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशन विच डील विद दी शॉर्ट टर्म डेट्स। लेकिन इसमें सब इंक्लूड होते हैं, सारे डेफिसिट यूनिट्स जो सरप्लस यूनिट से पैसे लेते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, द कॉमन इंस्टीट्यूट्स आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपन डायरेक्टली नहीं ले सकते, पहले जो अपने बैंक्स होते हैं जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, वो पहले रिजर्व बैंक से लेती है, फिर हमको देती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स, एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई, ये यूनिट होते हैं, एक गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, जिनसे हम पैसे ले सकते हैं। जो मतलब डेफिसिट यूनिट होती है वो पैसे ले सकती है, और जो सरप्लस होती है उनको देती भी है। ठीक है, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए जो मार्केट होती है उसे कहते हैं मनी मार्केट। तो पहला फंक्शन इसी से आ गया, मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट होती है वो होगी मनी मार्केट। नो फिक्स जोग्राफिकल, मतलब ये एक फिक्स जगह पर नहीं होती। मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व, इसमें एग्जांपल कह सकते हैं, ये एग्जांपल है आरबीआई, कमर्शियल बैंक एक्सेट्रा। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कॉमन वेज, जिसके सहारे, जिसके द्वारा हम पैसे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ले सकते हैं, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सीपी, सीडी, कमर्शियल बिल्स, ये सारे हम अभी आगे पढ़ें। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसकी मैं अपनी मेल आईडी आखिरी में जब क्लास ख़त्म होगी जब दे दूँगा, जब आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, और एक दो जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम अपा केस स्टडी भी स्टार्ट करेंगे इसकी, इस चैप्टर की, ताकि आप इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे मार्क्स का आता है बोर्ड में, इसलिए। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, मतलब मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे पैसे ले सकते हैं। पहला है कॉल मनी, जनरली ये बैंक्स के लिए होता है कॉल मनी। द मनी बोरोड और लैंड ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, बट जनरली जो कॉल मनी होता है वो 1 डे के लिए होता है। संडे एंड अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड, संडे को, जब भी मैं कह रहा हूँ ये जनरली बैंक के लिए होते हैं, तो इसलिए संडे एंड अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज। ठीक है, मोस्टली बैंक्स यूज़ कॉल मनी, मैंने आपको बता ही दिया, मोस्टली बैंक यूज़ कॉल मनी। वन बैंक फेसिस टेम्पररी शॉर्टेज, जब एक बैंक के पास कैश क्रंच आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा उनको CRR SLR मेंटेन करना पड़ता है, जब उनके पास डेफिशिएंसी हो जाती है इस चीज़ की, तो वो कॉल मनी लेते हैं किसी और बैंक से, आगे पढ़ेंगे अपन इसी में ही। व्हेन वन बैंक फेसिस टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश देन द बैंक विद सरप्लस कैश lends to bank in shortage for 1 to 2 days, call money is called इंटरबैंक कॉल मनी, मतलब बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन होती है इसलिए इसको इंटरबैंक कॉल मनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं अपन। बट इवन अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज एक्सेट्रा आल्सो डील विद कॉल मनी, लेकिन अलग मेनली ये बैंक्स के लिए होता है, लेकिन अदर ऑर्गेनाइजेशन इसमें डील कर सकती है।
The maturity period of call money are extremely short and varies from 1 day to 15 days and its liquidity is just next to cash. Next to cash मतलब जो कैश होता है वो हाईली लिक्विड होता है और उसके अगले नंबर मतलब उसके सेकंड नंबर पे हम कॉल मनी को कह सकते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम बैंक्स रिक्वायर कॉल मनी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश रिजर्व रेशो. कैश रिजर्व रेशो एक ऐसा परसेंटेज होता है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है. कैश मतलब एज अ कैश होना चाहिए, मतलब वो कोई अदर देन कैश नहीं हो सकता, वो खाली कैश हो सकता है ताकि बैंक में कोई मतलब इमरजेंसी आ जाए, किसी को इमरजेंसी लोन देना पड़ जाए, किसी को इमरजेंसी रिफंड देना पड़ जाए तो वो इनको अमाउंट रखनी पड़ती है, उसे कहते हैं CRR. द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट. मतलब कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट देते हैं उसको कॉल रेट कहते हैं. इट इज़ वेरी वोलेटाइल रेट. वोलेटाइल मतलब जो काफ़ी चेंज हुए, मतलब वो मार्केट के हिसाब से बहुत, मार्केट में थोड़ा चेंज आया लेकिन रेट में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, इससे कहते हैं वोलेटाइल. ठीक है. विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर. क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए जाता है, 1 day 2 day, इसलिए वोलेटाइल होते ज़्यादा. देर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी एंड अदर सिक्योरिटीज एज वेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी इंक्रीजेज द अदर सिक्योरिटीज बिकम चीप. इसका मतलब क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है जिसकी मान लो प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी इंक्रीजेज द अदर सिक्योरिटीज बिकम चीप एंड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. ठीक है. फिर आते हैं ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स भी एक शॉर्ट मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है. ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय RBI. जनरली RBI इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब ये इशू तो RBI करती है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे करती है. These bills enable government to get short-term borrowings as these bills are sold to banks and general public. ये जनरल पब्लिक और बैंक्स को सोल्ड किए जाते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं. These bills are negotiable instrument. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं BR BP चेक. मतलब जो जिस इंस्ट्रूमेंट्स पे जो नेगोशिएबल, जैसे मान लो चेक है उस पर किसी का नाम आ गया तो उसे हमें पे करना पड़ेगा. एंड आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. मतलब किसी को भी अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई ऐसे ये मतलब लिमिटेशन नहीं है, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. ठीक है. दीज आर इशूड एट अ डिस्काउंट. मतलब ये इनमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, ये डिस्काउंट में इशू करते हैं. इसका एग्जांपल नहीं है आप आगे. ठीक है. कंसीडर सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एज दीज आर इशूड बाय RBI. मतलब ये गवर्नमेंट इशू करती है, मतलब RBI इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो उससे आप जैसे से आप भरोसा करते हैं गवर्नमेंट पे, तो इसी तरह इस पे पैसे पे भी भरोसा करते हैं कि ये पैसे कहीं नहीं जाएंगे. तो ये जो मैच्योरिटी पीरियड है 14 डेज से 364 डेज के बीच में रहता है, मतलब लेस देन 1 ईयर होता है. ट्रेजरी बिल्स आर आल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहते हैं और इंटरेस्ट रेट क्यों कहते हैं, इंटरेस्ट रेट इसका नहीं होता क्यों कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे. दीज आर इशूड एट अ प्राइस लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रिपीटेड पार. दीज आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयरऑफ. मतलब 25,000 का एक हो गया तो 50,000 के 2 ले सकते हैं, 75,000 के ले सकते हैं, 1 लाख, मतलब इन मल्टीपल्स ऑफ 25,000 ले सकते हैं. अब ये जो अपन ने बीच पहले छोड़ा था एट अ डिस्काउंट रेट, मैच्योरिटी पीरियड, जीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहते हैं, इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं. सपोज एन इन्वेस्टर परचेज अ 3 month ट्रेजरी बिल्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ 2 लाख for rupees 1,90,000. ठीक है. By holding the bill till maturity periods, he will get 2 lakh and difference between the bill amount and amount paid to purchase the bill is the interest money received. मतलब देखो पढ़ो क्या लिखा, मतलब इसने पहले 90 दिए इन्वेस्टर ने, लेकिन उसको मिले 2 लाख, मतलब 10,000 जो मिले उसको. इंटरेस्ट को पहले कहा नहीं था कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन पहले उसको डिस्काउंट में इशू कर दिए, पहले ही लेस रेट में इशू कर दिए, और जो रिडीम होंगे वो ज़्यादा वैल्यू पे होंगे, जिससे उनको जो डिफरेंस होएगा उससे हम कह सकते हैं इंटरेस्ट, एज ए इंटरेस्ट कह सकते हैं. ठीक है. कमर्शियल बिल भी हम ट्रेजरी बिल की तरह कह सकते हैं. ठीक है. बट जो कमर्शियल बिल्स होते हैं वो बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म पे इशू करती है. दी ट्रेड बिल्स जो अकोमोडेशन बिल्स है, मतलब BRBP कह सकते हैं अपन इसको. उन मतलब एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म पे इशू करती है. दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज इन क्रेडिट परचेज एंड सेल. मतलब उधारी पे माल बेचते खरीदते हैं जब ये यूज़ होता है ज़्यादातर. दे हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड. कि सारे जितने भी ये मनी मार्केट का हम ये इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी सभी की जो वैलिडिटी होती है, जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है. इसकी जनरली होती है 90 days एंड कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक इवन बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड. अपने 11th में पढ़ा होगा BRBP का कंसेप्ट, जब अपन बिल्स को डिस्काउंट करवा के लाते हैं बैंक से. ठीक है.
दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये पे को जो भी नाम को तो उसको पे करना पड़ता है, एंड इज कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड। द ड्रॉई ऑफ द बिल ऑनर्स द बिल ऑन ड्यू डेट, मतलब जो ड्रॉई होता है, एक तो ड्रॉअर होता है और ड्रॉई होता है। ड्रॉई मतलब जिसको पैसे देने हैं, जो लायबल है पैसे देने के लिए, ठीक है, वो जो ड्यू डेट रखती है उसको पैसे दे देता है बैंक को। अ ट्रेड बिल इज नथिंग बट रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट वेदर वेयर द मेकर और ड्रॉअर इंस्ट्रक्ट्स और डायरेक्ट द पे और ड्रॉई, पे और ड्रॉई ये एक बात होता है, पेयर पे और ड्रॉई टू मेक पेमेंट within a fixed period of time. The drawee accepts the bill and becomes liable to make payment on due date, ठीक है। अब अगला है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, द कमर्शियल पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फर्स्ट टाइम इन 1990, मतलब 1990 में आया था पहली बार ये। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, मतलब जनरली हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट्स के हाथ में नहीं होता, ये कुछ जनों के हाथ में होता है। जैसे पब्लिक हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, वो भी कहने को पब्लिक होता है, लेकिन वो जो रन करते हैं उसको, मतलब जब पब्लिक कंपनी शुरू होती है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, जनरली वही कंट्रोल करते हैं, उनके पास ही ज़्यादा शेयर्स, उनके पास ज़्यादा होल्डिंग्स होती है पब्लिक कंपनी की, इसलिए इट इज़ अनसिक्योर होता है एक तरह का। विद द फिक्स मेच्योरिटी पीरियड, इतने टाइम के बाद वो मेच्योर हो जाता है या रिडीम हो जाता है। विच वेरीज फ्रॉम 15 डेज टू 1 ईयर, मतलब लेस देन 1 ईयर है, 1 ईयर से लेस, ठीक है। Since commercial papers are unsecured, so these can be issued by company having good reputation and credit worthiness. Credit worthiness मतलब जो क्रेडिट पे पहले लेती थी माल, और मतलब टाइमली पेमेंट करती थी क्रेडिट की, जो भी बैंक से ले लिया लोन, अगर किसी से भी लोन लिया तो उनको टाइम पे करती थी, जिनकी वजह से उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ गई, जिनके पास गुड रेपुटेशन है जिन कंपनीज की, ठीक है। द कमर्शियल बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर द मेन इन्वेस्टर्स ऑफ कमर्शियल पेपर्स। जनरली जो बैंक्स होते हैं और म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कमर्शियल पेपर लेते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज होती है कि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस है कंपनी की या नहीं है। फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? जब हम शेयर इशू करते हैं तो उसकी जैसे प्रोमोटर्स को दिए हमने, रजिस्ट्रार पे दिए, और भी कई सारे एडवर्टीजमेंट करी, न्यूज़पेपर में दिए, तो जो वो पैसे लगते हैं शेयर्स को इशू करने में उसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। दिस इज़ नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग मतलब क्या होती है? इसको ब्रिज फाइनेंसिंग क्यों कहते हैं? कि जो हम पैसा लेने वाले हैं, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ ब्रिज, मतलब जो इन्वेस्टर है वो डेफिसिट यूनिट को पैसे देंगे, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है पैसा, इसलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्म वांट्स टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स टू बाय अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग एंड मशीनरी। टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स बाय इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर, द कंपनी विल हैव टू इनकम flotation costs such as brokerage commission, printing of prospectus. This firm can meet only cost by commercial paper. जनरली अपन, लेकिन इसमें देखो ये लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स कह सकते हैं इसको हम एक तरीके से, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। या मेन पर्पज ऑफ कमर्शियल आर मीटिंग फ्लोटेशन कॉस्ट, शॉर्ट टर्म फंड्स, आगे ना शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे वर्किंग ऑफ कंपनी के लिए जो भी पैसे खर्च होते हैं उसके लिए चाहिए होती है। अगला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट इज़ अ टाइम डिपॉजिट। दो डिपॉजिट होते हैं, एक तो टाइम डिपॉजिट होता है और एक डिमांड डिपॉजिट होता है। टाइम डिपॉजिट होता है मतलब टाइम डिपॉजिट वो होता है जो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम बाद ही आप उसको निकलवा सकते हैं, और अगर पहले निकलवाते हैं तो हमें इंटरेस्ट कम मिलता है। और डिमांड डिपॉजिट होते हैं जब भी चाहे हमें मिल जाएगा, वो होता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। इट इज़ अ डिपॉजिट विच कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, ओनली अ बैंक कैन इशू सर्टिफिकेट डिपॉजिट, मतलब ओनली बैंक के पास ये अधिकार है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने का। It is also a negotiable instruments and can be transferable easy. CD is issued by banks against the deposits kept by companies. मतलब ये एक तरह का secured डिपॉजिट होता है जो बैंक इशू करता है अगेंस्ट दी मनी जो बैंक के पास पड़ा होता है किसी भी यूनिट या बिजनेस का, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ CD रेंजेस फ्रॉम 91 days to 1 year. These can be issued to individuals, corporation and companies during the period of tight liquidity. मतलब जब उनके पास पैसा तो है लेकिन वो निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो टाइम डिपॉजिट है। अगर टाइम डिपॉजिट में पैसा निकाल लेंगे तो उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए उनके पास हाई टाइट लिक्विडिटी होती है, मतलब उनके पास पैसा तो है लेकिन कैश में नहीं है कि मतलब वो उसी वक्त निकाल ले, इसलिए वो उसके अगेंस्ट में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेते हैं बैंक से। व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो,
बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ हाई। मतलब जब जो बैंक की ग्रोथ होती है, मतलब बैंक के पास पैसा तो है, लेकिन वो अगर दे तो देगी, लेकिन जो कंपनी है वो लेना नहीं चाहती, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। और डिमांड है मतलब, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो पैसा चाहिए, इसलिए वो बैंक से ले लेती है, जिनकी वजह से उनकी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो मैं आपको लास्ट में अपनी जीमेल आईडी दे दूंगा, मेल आईडी दे दूंगा, उस पर आप मैसेज करके कोई भी क्वायरी या कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। CDs आर फ्रीली नेगोशिएबल। मतलब जो CD हम इसको किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब लेकिन जो FDs है, जो टाइम डिपॉजिट, आर नॉट फ्रीली नेगोशिएबल। मतलब जिसके नाम से होती है खाली उसी को पैसे मिलेंगे। वो CD कैन बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 91 days to 1 year। जनरली जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट शॉर्ट टर्म पीरियड की रहती है, इसलिए वो लेस देन 1 year होती है। और जो FD होती है वो मिनिमम 14 days के लिए होती है, और मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं होती, मतलब मैक्सिमम कम भी रख सकते हैं। जनरली जो FD होती है मोर देन 1 year के लिए होती है। CD के आर इशूड एट डिस्काउंट ऑन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है। मतलब जो बैंक के पास पैसा रखा होता है कमर्शियल यूनिट्स या डेफिसिट यूनिट्स का, वो उसके बेसिस पे देती है, उन बेसिस उनके अगेंस्ट में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लैंड करती है कमर्शियल यूनिट्स को। इसके लिए मतलब CDs आर इशूड एट डिस्काउंट ऑन द एक्चुअल अमाउंट। मतलब अगर कमर्शियल यूनिट्स का 1 लाख रुपये रखा हुआ है बैंक के पास, तो खाली 10 मान लो 90 जारी करेगी, पूरे के पूरे अमाउंट का इशू नहीं करेगी। लेकिन FD में क्या होता है, मान लो अपन 1 लाख रुपये जमा कराए, तो वो 1 लाख की FD हमको बना के देगी। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आ गया दोनों के बीच में। अब देखो, there are different money market instruments available for different sectors. Following table classifies the money market instruments for each sector। मतलब हर अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पैसा लेने के लिए। ये सारा पढ़ाई दिया, तो एक बार आप इसको देख लेना। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ये चार्ट है, तो आदि कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, ये मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स टू मनी आर कॉल्ड नियर मनी, मतलब ये बहुत जल्दी पैसा मिल जाता है। मार्केट फॉर वर्किंग कैपिटल, मतलब ये डे टू डे फंक्शंस ऑफ कंपनी के लिए पैसे लेते हैं। ये सारे एक बार आप पढ़ लेना इसको। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब देखो, कॉल मनी ये हो गया, कमर्शियल पेपर ये हो गया, और कमर्शियल बिल ये हो गया। ठीक है, अब हम केस स्टडी करते हैं, MCQ एंड केस स्टडी। MCQ और केस स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलता है कितना हमें आता है कितना नहीं आता। Commercial papers is a short-term unsecured promissory note having a maturity period of। कमर्शियल पेपर में देखते क्या होता है, कमर्शियल पेपर पढ़ा था अभी। कमर्शियल पेपर की क्या होती है, देखो, वैलिड फ्रॉम 15 days to 1 year। मतलब इसकी 15 days से 1 year के बीच में होती है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये B पॉइंट हो गया। ठीक है, इसका आंसर B हो गया। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी। मतलब उनके पास पैसा तो है लेकिन वो निकाल नहीं सकते, मतलब ये टाइम डिपॉजिट कर सकते तरीके से। व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो बट द डिमांड ऑफ क्रेडिट इज। अभी हम पढ़ के आए, ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, अ कंपनी रिक्वायर्स 2 crore फॉर इन्वेंट्री, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, मेंटेनिंग बैंक बैलेंस। ये हम कह सकते हैं एक तरीके से वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट विच फाइनेंशियल मार्केट कंपनी में अप्रोच एंड वाई। मतलब इसको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म फंड्स, मतलब इसको मनी मार्केट में अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि इनको डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो मतलब इसलिए ये आप रीज़न दे सकते हैं इसको कि मनी मार्केट में इसको अप्रोच करना चाहिए। और स्टेट द इंस्ट्रूमेंट्स टू रेज फाइनेंस इन डेट मार्केट। जो भी हम ये 5 या 6 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के आए हैं उसके बारे में हम शॉर्ट लिख देंगे, मतलब 3 4 5 5 6 लाइन में। ठीक है, अब देखो, गणेश स्टील लिमिटेड इज अ लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टील for the Indian market. It now wants to cater to the Asian market and decides to invest in new high-tech machines. Since the investment is large, it requires long finance. It decides to raise funds by issuing equity shares. The issue of equity shares involves huge flotation costs. To meet the expense of flotation costs, the company decided to tap the money market. Name and explain the money market instruments कंपनी कैन यूज़ फॉर दी above। अभी हम पढ़ के आए थे जो फ्लोटेशन कॉस्ट वाला। चलते हैं, ये देखो लिखा हुआ है ना, कमर्शियल पेपर
ब्रिज फाइनेंसिंग टू रेज दी फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इसमें आ गया कमर्शियल पेपर। ठीक है, इस वाले का आंसर फर्स्ट का तो हो गया कमर्शियल मार्क पेपर। ठीक है, अब बी पॉइंट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फॉर विच द कंपनी कैन गेट फंड्स, ये भी आता है। स्टेट एनी अदर पर्पज फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज, ये देखो ये कमर्शियल लिखा हुआ है ना। वर्किंग कैपिटल लेकर सकते हैं, सीजनल नीड्स, मतलब जैसे मान लो गर्मी का सीज़न आ गया तो आम की मतलब अच्छी डिमांड होती है, तो किसी को कोई एग्रीकल्चर है पा रहा है जिसको फ्रूट्स चाहिए, वो सीजनली